हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयरिंग टू स्कॉलर्स पर। और आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और इसमें भी हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ लो कि ये एक बुनियाद है इस चैप्टर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ये एक बुनियाद है, तो बहुत बढ़िया से समझेंगे, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे और बहुत फर्स्ट क्लास आपको समझ में आएगा। ठीक है, नोटबुक ले लो, पेन ले लो और समझो और लिखो। ठीक है, अब मैं आगे से हट रहा हूं और समझाना शुरू करता हूं। बच्चों, आपका समय बचाने के लिए मैंने कुछ थ्योरी बोर्ड पे पहले से ही लिख दी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को समझने के लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो गौर से सुन के इस बात को समझना। पेयर, पहला शब्द आता है पेयर। पेयर का अर्थ है कि दो, यानी दो इक्वेशन तो होंगी ही। जैसे ये दो इक्वेशन है, ये और ये दो इक्वेशन होंगी क्योंकि पेयर शब्द आया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो इक्वेशन कैसी होंगी, वो लीनियर होंगी। लीनियर का क्या अर्थ हुआ, जब आप उसे एक्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट्स पे प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर शब्द का तो साहब ये अर्थ हो गया कि इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी। इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का क्या अर्थ हुआ, उसमें दो वेरिएबल होंगे। अब वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे एक्स और वाई वेरिएबल हैं इन इक्वेशंस में, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं विद टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस हैविंग टू वेरिएबल्स, और दो हैं। अच्छा, दो की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि दो वेरिएबल्स होते हैं, दोनों की वैल्यू निकालनी जरूरी होती है। तो जब दो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, एक इक्वेशन से काम नहीं चलता है। ये आप आगे समझेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब आप ये देखो, इन तीनों केसेस को आप देखो। ठीक, अच्छा, मैं बात कर रहा था दो वेरिएबल की, एक एग्जांपल देना चाह रहा था जिससे बेहतर समझ में आ जाए। जैसे कि कोई, मान लो ये एक मेटल की रॉड है, मेटल मान लो स्टील की रॉड है, और इसे हमने हीट करा। जब ये इसको हम हीट करेंगे तो एक्सपेंशन की वजह से इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, इसकी लेंथ कुछ बढ़ेगी। ये हमने पढ़ा भी है, फिजिक्स में पढ़ा है। तो यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से लेंथ बढ़ती चली जाती है। टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दो, लेंथ थोड़ी और बढ़ जाएगी। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेंथ और बढ़ गई। तो टेम्परेचर वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, और लेंथ भी वेरिएबल है क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो लेंथ भी चेंज हो रही है। तो x, मान लो x है टेम्परेचर T और y है लेंथ L। तो अब ये दो वेरिएबल हो गए। तो ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने इस तरीके के आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं, सब समझ में आ जाएगा, सब बहुत इजी लगने वाला है आपको। तो जब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब सॉल्व करने के भी कई तरीके हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक तरीका ये होता है ग्राफिकल मेथड। जब हम इन दो इक्वेशन को एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे प्लॉट करेंगे तो तीन केसेस बनते हैं, तीन के अलावा कोई चौथा बनता ही नहीं है। पहला क्या है, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे ये पहली लाइन है, पहली वाली, और ये दूसरी है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं वो कहलाता है सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो जब ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का क्या अर्थ है कि x और y की जो वैल्यू यहां आएगी, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आएगी, उसे जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहां रखो, y की यहां रखो, तो 0 आएगा। a1 b1 c1 ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। अब आप देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये केस कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन का केस, और इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है।
अब लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, इसके लिए लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ी है कि आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है और आपको प्लॉट करने बैठ गए आप ये जानने के लिए कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं। इसके लिए सीधे बस ये देख लो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। ये सेटिस्फाई हो रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। आ गई ये बात समझ में। a1 a2 b1 b2 क्या होता है? a1 है x का कोफिशिएंट पहली लाइन का, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट पहली लाइन का, a2 है x का कोफिशिएंट दूसरी लाइन का, और b2 क्या है? y का कोफिशिएंट दूसरी लाइन का। अभी एग्जाम्पल बताएंगे, अगर 50% भी समझ में आ गया है ना तो बहुत सही है। एग्जाम्पल बताऊंगा तो मोर देन 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो केस ये बनता है। दूसरा केस बनता है कोइंसिडेंट लाइंस का, यानी कि लाइन ओवरलैप कर रही है। एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन भी का काफी सारा पोर्शन या कुछ पोर्शन इस लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अब जैसे ध्यान से देखो, ये पहली लाइन है, यहां से लेकर यहां तक ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन क्या है? यहां से लेकर यहां तक, और आगे बढ़ा दो जिससे बेहतर समझ में आए, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक दूसरी लाइन है, और इस एरो से लेकर इस एरो तक पहली लाइन है। इसका इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, दोनों लाइंस का इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है। तो इस ओवरलैपिंग पोर्शन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन के। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइंस के केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। क्योंकि यहां बहुत नजदीक नजदीक करके देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो अब ये कैसे पहचानोगे कि एक लाइन जो है कोइंसिडेंट लाइंस है? अब भाई हर बार प्लॉट करके थोड़ी देखोगे। इसमें केस कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, समझ ही गए। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, इसका अर्थ आप समझ गए। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो दूसरा केस क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस का। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। पहले केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन है और दूसरे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये दोनों केसेस कहलाते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या कहलाते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम, सही है। कंसिस्टेंट सिस्टम जिसका यह अर्थ हुआ कि पेयर ऑफ लाइंस हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा। पेयर ऑफ लाइंस को सॉल्व करने के बाद कम से कम एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो सिर्फ दो केसेस बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस का केस बनता है तो कंसिस्टेंट सिस्टम है। कौन क्या क्या केस बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस और क्या बचाओ? वेरी गुड, कोइंसिडेंट लाइंस। तो एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि बताओ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दे रखी हैं आपको, वेदर इट फॉर्म्स अ कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो आप चेक करोगे, ठीक है। अगर ये इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोइंसिडेंट लाइंस। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम बच्चों? कंसिस्टेंट सिस्टम। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब आप देखो थर्ड केस। थर्ड केस है पैरेलल लाइन का, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। जैसे रेल वो होती है ना, ट्रेन की पटरी, रेल, दो रेल होती हैं, जैसे एक मार्कर और ले लूं मैं, ये इस तरीके से, ये दोनों पैरेलल हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस हैं। तो ऐसे केसेस में नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन।
ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, दोनों पैरेलल हैं, कहीं नहीं मिलेंगी, मींस नो सॉल्यूशन। तो नो, इसकी क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये है पैरेलल लाइन। ये कंडीशन ध्यान में रखना बच्चों। और पैरेलल लाइन के केस में सिस्टम कहलाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम इसमें सिर्फ एक ही ये वाला केस है, थर्ड वाला, पैरेलल लाइंस। तो आगे आपको समझ में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, फिर से दोहरा देता हूं। कंसिस्टेंट सिस्टम मींस कि वो सिस्टम जिसमें पेयर ऑफ लाइंस का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, बट देयर शुड बी अ सॉल्यूशन होना जरूरी है। तो इसमें दो केसेस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस का और कोइंसिडेंट लाइंस का। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम मींस सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है इन दोनों लाइंस का, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और केस बनता है पैरेलल लाइंस का, ये वाली पैरेलल लाइन। और तीनों की कंडीशन, एक पहली, दूसरी और तीसरी, बस ये कंडीशन अगर दिमाग में है तो सेकंड्स लगेंगे, सेकंड्स, ये पता करने में कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सही है। आगे फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स तो हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, आप अभी इतना कॉपी कर लो। हाँ, मैं स्क्रीन के आगे से हट रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा। चलें फिर, कॉपी करो स्क्रीन पॉज करके। तो बच्चों, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल पहले से ही लिख दिए हैं। ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। समय बचाने के लिए एग्जाम्पल लिख दिए। समय बहुत कीमती है आपका, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। अब आप देखो, ये पहला एग्जाम्पल। अब हम इसे देखेंगे कि ये कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग का है, कोइंसिडेंट का है या पैरेलल का है, हैं? तो देखो इसमें a1 क्या होगा, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है। अब ये बताओ इसमें a1 क्या होगा। भाई a1 होगा x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में यानी 1, b1 होगा y का कोफिशिएंट यानी -2, c1 होगा, भाई कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं पहली इक्वेशन में, तो वो हो गया 0। अब आप देखो सेकंड इक्वेशन में a2, बताओ बच्चों a2 क्या होगा, x का ये कोफिशिएंट यानी 3, b2, अब तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हो, -4, बिल्कुल सही बता रहे हो, और c2 -20, कांस्टेंट टर्म है -20, बिल्कुल सही समझ गए बच्चों। अब आप कंडीशन चेक करो, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालो। देखो बच्चों ध्यान से, a1 अपॉन a2 क्या होगा बताओ, 1/3, 1/3। b1 अपॉन b2 क्या होगा, -2 अपॉन -4 विच इज 1/2। तो हमें यह बात समझ में आ रही है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, आ रही है बात समझ में, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी वो किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो इनका कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो एग्जाम्पल है वो मैंने इसी के नीचे लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो एग्जाम्पल है ये कोइंसिडेंट लाइंस का एग्जाम्पल होगा। सही है, बिल्कुल सही समझे हो, लेकिन हमें इसे सॉल्व करके भी समझना है। अब आप इसको देखो, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, a1 होगा 2, क्या होगा 2, b1 3, c1
-9, A2 4, B2 y का कोफिशिएंट 6, C2 -18, -18। सही से लिख दें? बिल्कुल सर, सही से लिखो तभी तो समझ में आएगा। अब आप निकालो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 2/4 विच इज 1/2। सही निकाल दिया? बिल्कुल सही निकाला सर। B1 अपॉन B2 3/6 विच इज 1/2। ये भी सही निकल गया? बिल्कुल सही। C1 अपॉन C2 -9/18, वो भी क्या होगा? लिख दें क्या? -9/-18। दिस इज ऑल्सो 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है, और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो ये दोनों केसेस, ये वाला केस और ये वाला केस, ब्लॉक बना देते हैं। एक तो ये केस और ये केस, जो कि इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंट सिस्टम बना रहे हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम मीन जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। और अगर नो सॉल्यूशन है देन इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल लाइंस के केस। अब ये पैरेलल लाइन का एग्जांपल है, देखो आप इसे देख सकते हो। A1 1 B1 2 C1 -4, ठीक है। आगे बात समझ में। A2 देखो 2 B2 4 C2 -12 दिखाई दे रहा है बच्चों? जरा एक बार मैं कैमरा चेक कर लूं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। सही है। अच्छा, मैं यहां लाइन खींच देता हूं, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, ये होगा 1/2। B1 अपॉन B2 कितना होगा बताओ बच्चों? 2/4। 2/4 का क्या अर्थ हुआ? वो भी 1/2। C1 अपॉन C2 क्या होगा? -4, यहां इक्वल टू -12 होगा बच्चों। ये C1 अपॉन C2 होगा -4 अपॉन -12, वो हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। तो आप देख रहे हो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन का केस है। ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन मींस नो सॉल्यूशन, और इसका क्या अर्थ हुआ? इनकंसिस्टेंट सिस्टम बना रहे हैं, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं। इक्वेशंस दे दी दोनों और पूछा जा रहा है कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम फॉर्म कर रही है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब तो बहुत आसानी से बता दोगे, बिल्कुल। बस ये कंडीशंस अपने दिमाग में रखना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।